हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। ये कहानी है उन 2000 जहाज़ों की जिसके ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज अपना सैंक्शंस कभी नहीं लगा पाते, वो फेल हो जाते हैं, और कैसे ये 2000 से भी ज्यादा तादाद वाली शिप्स दुनिया को एक अनदेखी नजरों से चलाती हैं। तो क्रिसमस का दिन था 2024 में, जब बाल्टिक सी में एक जहाज जो भरी रात में ठंडी मौसम में खामोशी से एक पुराना रस्टेड ऑयल टैंकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ऑफिशियली उसने कुक आइलैंड का एक फ्लैग लगाया हुआ था, यूएई की कंपनी के नाम पे वो रजिस्टर्ड था, और इस जहाज के अंदर रशियन क्रूड ऑयल भरा हुआ था। रात भर इस जहाज को कुछ होता नहीं है, लेकिन अगली ही सुबह 4 अंडर वाटर केबल्स को काटे जाने की न्यूज रिपोर्ट्स आती हैं, और सडनली 4-5 बड़े देश यूरोप के जैसे कि फिनलैंड, जर्मनी, स्वीडन के बीच में कम्युनिकेशन कट जाती है बस एक रात में। अथॉरिटीज ने जब इस चीज को इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने पाया कि ये जहाज ईगल एस ने अपना एंकर उसने 90 किलोमीटर तक पानी के अंदर से घसड़ाते हुए लेके चले गया, जानबूझ के रात के अंधेरे में। फिनलैंड ने फिर जाके इस जहाज के लोगों को गिरफ्तार किया और उनके ऊपर एक केस थोपा सैबोटाज का, कि ये देशों के बीच के कम्युनिकेशन लाइंस को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब जैसे ही ये केस कोर्ट में गया फिनलैंड के, उन कोर्ट यूरोपियन कोर्ट्स ने इस केस को रफा दफा कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं है। फिर जस्ट उसके बाद वो शिप जो है ये आज भी चल रही है, और यहां पर इसे आज तक रोका ही नहीं गया है। फिर इसके बाद यही घटना को आगे बढ़ाते हुए फरवरी 28 2026 को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे दुनिया का एक बहुत बड़ा ऑयल चोक पॉइंट कहा जाता है, दुनिया का नब्ज कहा जाता है, यूएसए और इसराइल के वॉर के दरमियान, जब यूएसए इसराइल और ईरान के वॉर के दरमियान जब यूएसए और इसराइल ने ईरान पे हमला किया तो ईरान ने जवाब में हॉर्मुज को ही बंद कर दिया। दुनिया के 20% तेल एक झटके में बंद। नॉर्मल शिप्स इस जहाज से पार नहीं कर सकती थी, नॉर्मल शिप्स का आना जाना रुक गया, लेकिन कुछ ऐसे जहाज थे जो फिर भी आगे बढ़े। ये होने के बावजूद भी ये जहाजों को कोई रोक नहीं पाया। अब इन्हीं में से कुछ जहाज होते हैं जैसे हिल्डा 1। इसने क्या किया, जब ये यहां से आगे बढ़ रहा था उसने अपने ट्रांसपॉन्डर, लोकेशन ट्रांसपॉन्डर को बंद कर दिया, और जैसे ही वो दूसरी तरफ पहुंचा उसने फिर से अपने लोकेशन ट्रांसपॉन्डर को ऑन कर दिया। ऐसे ही एक दूसरी जहाज थी जिसका नाम था क्यूमा, उसने एक फेक ग्युआनीज फ्लैग लगा दी, जिससे ये पता चलता कि ये जहाज को अलाउ किया गया है यहां से यहां जाने के लिए। तीसरा स्काईवेव एक जहाज थी जिसने कॉमोरोस का फ्लैग लगा, कॉमोरोस का फ्लैग हटा के उसने बोट्सवाना में बदल दिया बीच रास्ते में, और फिर उसने पार किया। अब ये इन जहाजों का कोई रैंडम बिहेवियर नहीं था, ये इनकी एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, जो पूरी दुनिया को सैंक्शंस के तहत जब बंद किया जा रहा था, ये शिप्स उन सैंक्शंस को चैलेंज कर रही थी, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने यहां पे तो सैंक्शंस लगा दिए कि कोई भी जहाज, और ईरान तो यहां पे अपने मिलिट्री नेवल शिप्स लेके बैठा ही था कि भाई कोई भी जहाज आएगा हम तो उसे उड़ा देंगे। तो यहां पर जब पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल हो गई, ये जहाजों ने उस स्टैंड स्टिल को सीधा सीधा चैलेंज किया, और यहीं से ये पूरी कहानी शुरू होती है कि ये जहाज जो हैं ये है कौन, ये कहां से आए हैं, और क्यों वेस्टर्न पावर्स, यूएसए, यूरोप जैसे देश जो हैं इन जहाजों को वो रोक क्यों नहीं पाते हैं। और इन सब चीजों के बीच में इंडिया का क्या रोल प्ले है, और एक ऐसा रोल प्ले इंडिया का यहां पर जब आप देखेंगे इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बीच में, तो यहां पे क्या होता है कि यही चीज जो है ना आगे चल के आपको और ज्यादा शॉक करने वाली है कि इंडिया यहां पे क्या कर रहा है।
क्योंकि यहां पर एक बहुत अलग सा ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है हर एक चीजों में। धीरे धीरे करके जानेंगे उन चीजों को, बट सबसे पहले एक बेसिक चीज समझते हैं ये इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट का, कि क्या चीजें होती हैं जो भी शिप्स इंटरनेशनल लेवल से यहां से वहां जाती है। अब दुनिया में हर रोज दसों हजारों शिप्स बहुत सारा सामग्री कैरी करती है, जैसे कि तेल हो गया, फूड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मेडिसिन हो गए, कार्स हो गए, जो दुनिया भर में लोग रहते हैं उनको यहां से वहां करवाती है। अगर एक दिन भी ये जहाज बंद हो गए ना तो दुनिया जो है वो स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी। ये पूरी सिस्टम जो है ना वो रुक जाएगी। और ये जो पूरा सिस्टम जो है ना शिप्स का, ये चलता किस पे है? एक चीज पे, और वो है ट्रस्ट, भरोसा। एक शिप को ट्रस्ट किया कब जाता है? तो जब वो तीन चीजों को फॉलो करता है। सबसे पहली बात, जब उसके पास सही पेपर वर्क होता है, और यही पेपर वर्क लेजिटिमेट ओनरशिप का प्रूफ होता है, और उसके अंदर मैनेजमेंट होता है। फिर ये जहाज जिसके पास पेपर वर्क है उनको इंश्योरेंस दिया जाता है, और इंश्योरेंस होता है तो वो भी उस शिप का लेजिटिमेसी गिनने में मदद करता है। और यही डॉक्यूमेंट्स हैं जो बताते हैं कि ये शिप किसका है, कौन ये शिप चला रहा है, अगर कुछ बुरा हुआ तो वो शिप का जिम्मेदारी कौन लेगा। दूसरा जो एक शिप को लेजिटिमेट बनाता है वो होता है फ्लैग, कि भाई वो शिप के ऊपर कौन से कंट्री का फ्लैग है। अगर भारत का शिप है और भारत का फ्लैग है तो किसी देश में हिम्मत नहीं है कि वो भारत के जहाज को छू सके, क्योंकि भारत का झंडा दिख रहा है, मतलब वो जहाज किसका है? भारत को रिप्रेजेंट करता है। और वो कंट्री उस शिप को रजिस्टर करती है, मतलब जिसका फ्लैग होगा। अब ये एक दूसरी बात है। तीसरा जो चीज होता है एआईएस ट्रांसपॉन्डर। अब ये ट्रांसपॉन्डर ऐसे चीज होते हैं जो रियल टाइम लेवल पे इन जहाजों को क्या करते हैं? ट्रैक करते हैं। मतलब ये जहाज कहां पर हैं वो कंटिन्यूअसली रियल टाइम लेवल पे जो ब्रॉडकास्ट है वो करते रहते हैं, ताकि पता चले कि ये शिप कहां पर है, कितनी गति से चल रही है, दुनिया के कौन से कोने में। लेकिन अगर इन तीनों भी चीजों में से एक भी चीज नहीं हुआ, यहां पर आप कोई भी चीज देख सकते हो, तब जाके यहां पर क्या होता है कि वो शिप जो है ना, वो शिप तब एक नाजायज शिप होती है, और तब जाके दुनिया जो है ना उस शिप के ऊपर क्या कर सकती है? अपना सैंक्शंस लगा सकती है। और यही है कि भाई जब ये तीन चीज ना हो तब उस शिप के ऊपर जब सैंक्शंस लगेंगे तब वो ट्रेड नहीं कर पाएगा। और यही लेजिटिमेसी का एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है, यही सैंक्शंस का पूरा कॉन्टेक्स्ट है। अब सैंक्शंस की जब अपने बात कर रहे हैं तो सैंक्शंस जो है ना ये जो है ना एक इकोनॉमिक वेपन है। जब कोई देश कुछ नहीं करता, ठीक है, जब कोई देश, फॉर एग्जाम्पल जब कोई देश कुछ करता है, जैसे कि न्यूक्लियर टेस्ट हो गया, तब दूसरा देश या दूसरे देश के अंदर वो इन्वेड करता है, तो जो यूरोपियन यूनियन है और यूएस है वो कहते हैं कि हम जो है ना तुम्हें इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रस्टेड शिप का सिस्टम है ना उसमें से हम बंद कर देंगे तुमको, हम बाहर निकाल देंगे तुमको। और मेजर पोर्ट्स इस दुनिया के उन सबको एक ऑर्डर जाता है, एक नोट जाता है कि भाई अगर तुम में से किसी भी पोर्ट्स ने अगर ऐसे देशों के शिप्स को आने दिया, ऐसे देश जिसको बैन किया गया है उनके जहां उनके फ्लैग्स हैं उस शिप्स पे, अगर उन शिप्स को आने दिया तो तुम्हारे देश के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। अब यही सेम चीज हुआ नॉर्थ कोरिया के साथ सन 2000 में। दैट इज जब नॉर्थ कोरिया ने यहां पर अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था तब ईयू और यूएस ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। अब थियरी ईयू और यूएस का ये था कि अगर उन लोगों ने नॉर्थ कोरिया को ये ट्रस्टेड शिप सिस्टम से बाहर निकाल फेंका तो ये जो पूरी देश की इकोनॉमी है ना वो इकोनॉमी क्या करेगी? वो इकोनॉमी टूट जाएगी, वो पूरे देश की इकोनॉमी जो है वो टूट जाएगी। लेकिन ये जो है ना ये एक सबसे बड़ा लूप होल था, क्योंकि इससे उनकी इकोनॉमी टूटी नहीं, उन्होंने एक नया रास्ता ढूंढ लिया, और वो रास्ता क्या था? चाइना।
अब चाइना जो है इन देशों के साथ फिर भी वो ट्रेड करना चाहता था, दैट इज नॉर्थ कोरिया के साथ और ईरान के साथ, लेकिन वो ऑफिशियली उनके साथ ट्रेड नहीं करना चाहता था क्योंकि उसको ईयू और यूएस के साथ भी ट्रेड करना था। और वहीं से जो चाइना है ना, उसने एक नया ट्रिक निकाला, ठीक है, उसने एक नया ट्रिक निकाला, और वही ट्रिक था कि उसने इन देशों के जहाजों को कहा कि तुम चाइना के पोर्ट्स तक पहुंचो, अपने जो ट्रांसपॉन्डर्स हैं उनको बंद कर दो, और ओपन सी में ही तुम रात को एक दूसरी शिप आएगी, उस शिप के अंदर अपना जो भी कार्गो है ना, जो भी तुम लेके आ रहे हो उसको तुम ट्रांसफर कर दो, और यहां पर अपने जो फ्लैग्स है ना, अपने जो फ्लैग्स है उसको भी बदल दो, और एक ऐसे देश का फ्लैग लगा दो जो इंटरनेशनल शिप सिस्टम पे, इंटरनेशनल शिप सिस्टम का पार्ट है, अपने हिसाब से लगा दो। अब यही सेम चीज चाइना ने नॉर्थ कोरिया के साथ किया, क्योंकि जब नॉर्थ कोरिया को बाहर निकाला गया था तो चाइना को नॉर्थ कोरिया की जरूरत थी, उसके ट्रेड करना था, तो उसने नॉर्थ कोरिया के साथ ये चीज किया कि नॉर्थ कोरियन शिप्स सामान लेके आते थे, ट्रांसफर कर देते थे, और अपने हिसाब से फ्लैग बदल देते थे, कोई भी देश का लगा देते थे, ताकि दुनिया को लगता कि भाई ये तो नॉर्थ कोरिया का नहीं, ये तो दूसरे देश की जहाज है। अब यही सेम चीज ईरान ने देख लिया। ईरान ने देखा कि भाई हमारे ऊपर भी सैंक्शंस लगे हैं, तो हम भी क्या करेंगे, हम भी यही चीज को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और ईरान ने भी यही ट्रिक करके कर लिया आगे। अब सन 2000 में इन 2022 देयर वर अ टोटल ऑफ 200 शिप्स, लेकिन 2023 में 1000 से भी ज्यादा शिप्स हो गए, और आज के टाइम में कहा जाता है कि 2000 से भी ज्यादा शिप्स इस शैडो फ्लीट का पार्ट है। एक मैरीटाइम इंटेलिजेंस एनालिस्ट हैं जिनका नाम होता है मिशेल बॉकमैन। इन्होंने जब इस पूरे शैडो फ्लीट के सिस्टम को जब उन्होंने एनालाइज किया, तो और उन्होंने ओनर्स को ढूंढा, तो उन्हें जो है ना इस चीजों में क्या मिला, इनको मिला कि एक अनदेखा मॉल दुबई में उधर रजिस्टर्ड है, एक शॉपिंग मॉल मुंबई में उधर रजिस्टर्ड है शिप्स, एक फार्मेसी मालदोवा में उधर रजिस्टर्ड है, और ये जो लोकेशंस थे ना, ये ओनर्स थे इन शिप्स के। मतलब देख रहे हो किस अंदर तक फैल चुका है ये, कोई लीगल ओनर्स नहीं है, बट ये बिल्डिंग्स इसके रजिस्टर्ड ओनर्स थे इन शिप्स के। और इन चीजों को क्या कहा जाता है, द शेल कंपनीज, गोस्ट एंटिटीज, जिनका कोई प्रेजेंस नहीं, जिनको कोई भी यहां पर पकड़ नहीं सकता है। फ्लैग्स के लिए, फ्लैग्स का कन्वीनियंस वो कंट्रीज अपने हिसाब से बदलते रहते हैं, बीच रास्ते में बदल देते हैं। कैमरून हो गए, कुक आइलैंड्स हो गए, गेबॉन हो गया, बोत्सवाना हो गया, कमोरा हो गया, कोई जब भी ये लोग इन फ्लैग्स को बदलते हैं कोई स्क्रूटिनी नहीं होती, कोई ओवरसाइट नहीं होती, और ईरान ने यही जीनियस ट्रिक को अडॉप्ट किया, और अपने इसने क्या किया, जो भी पुराने टैंकर्स थे, अपने पुराने टैंकर्स को इसने एक ऐसे शिपयार्ड पे भेजने का प्रयास किया जहां से इसको कंप्लीट मेकओवर मिले, एक ऐसे शिपयार्ड में जहां पर कोई सवाल इतना नहीं उठाता, और वहां पर ये शिप जाती है, ईरान के पुराने टैंकर्स वहां पर जाते हैं, उनको पेंट किया जाता है, कलर किया जाता है, उनके अंदर नई चीजें ऐड की जाती है, और वही पुराना अनसैंक्शनड टैंकर अब नया टैंकर बन जाता है, सैंक्शंस का कोई रिकॉर्ड नहीं, और यही ट्रिक यहां से शुरू होती है। और यहां पे जो ईरान है वो रुका नहीं, ईरान ने फिर एक कदम और आगे बढ़ाया, वो था जीपीएस स्पूफिंग। अब जीपीएस स्पूफिंग में क्या होता है कि जनरली जो जीपीएस स्पूफिंग में क्या हो जाता है कि जनरली जो आप यहां पर ट्रांसपॉन्डर होता है ना, वो ट्रांसपॉन्डर शो करता है कि ये शिप जो है दुबई में, लेकिन एक्चुअल में वो ईरान में होता है। जैसे ही फ्लैग बीच के जर्नी में बदल जाता है, पेंट बकेट से उस जहाज का नाम हटा दिया जाता है रात को, और यही चीजें ये लोग बार बार करते रह गए, इस दुनिया को बेवकूफ बनाया गया ईरान द्वारा, और यही शैडो फ्लीट्स ने जो ईरानियन ऑयल था ना उसको चाइना तक इसी तरीके से पहुंचाया। फिर जैसे ही वेनेजुएला पे अभी सैंक्शंस लगाए गए थे बाय द यूएस प्रेसिडेंट एंड द यूएस,
और शिप्स यहाँ पे ऐड हो गई, क्योंकि पहले वेनेजुएला पे सैंक्शंस नहीं थे, वो ऑफिशियली ऑयल लेके जा सकता था, सिर्फ ईरान पे थे। लेकिन अब जैसे ही वेनेजुएला पे ऐड हो गया, तो ये लोग भी उसी तरीके से शिप्स को शैडो फ्लीट के तहत कंसिडर करने लग गए। लेकिन जब भी अपने इन सब ऑपरेशंस की बात करते हैं, तो ये सब ऑपरेशंस जो है ना, छोटे ऑपरेशंस थे। लेकिन बाद में जैसे ही रशिया और यूक्रेन का मसला शुरू होता है, उस टाइम पे ये छोटी ऑपरेशन अब बहुत बड़ी बन जाती है। पहले ईरान और नॉर्थ कोरिया तक ये छोटी थी, लेकिन जब रशिया और यूक्रेन का मसला शुरू हुआ, तब ये और ज्यादा बड़ी हो गई, जब वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए, रशिया की बैंकिंग सिस्टम पे, इंडिविजुअल ओलिगार्क्स पे, रशियन ऑयल पे, रशिया की इकोनॉमी को चोक करना था परमानेंटली। ये था प्लान यूरोपियंस का। लेकिन पुतिन के पास एक नया कार्ड था जो वेस्ट ने कभी भी एंटिसिपेट नहीं किया होगा, और वो था रशिया ने क्वाइटली उनके 100 जो पुराने शिप्स थे, जो टैंकर्स थे, उनको खरीद के ओपन मार्केट से इन्होंने शेल कंपनीज के थ्रू, किसी ने नोटिस नहीं किया, और फिर इन्होंने इन जहाजों को रीमॉडिफाई करके इन्होंने वही शैडो फ्लीट के प्लेबुक में ऐड किया मैसिव स्केल पे। 2022 में जो शैडो फ्लीट्स थे वो वो लगभग 200 शिप्स थे। वही शैडो फ्लीट 2023 में 1000 शिप से ज्यादा हो गए। और आज के टाइम में कहा जा रहा है कि यही शैडो फ्लीट इस दुनिया का 11% का तेल को जो है ना वो इधर उधर करके जाता है। अब सोचो 11%, दुनिया का एक सबसे बड़ा हिस्सा 11% का वेस्टर्न सैंक्शंस लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी यहां पर ये 11% का हिस्सा शैडो फ्लीट से गुजरता है। शैडो फ्लीट इस तेल को लेके जाता है बिना कोई सिस्टम चेक के। अब यही है सबसे बड़ा ट्विस्ट। रशिया का ऑयल चाइना और इंडिया दोनों खरीद रहे हैं, हेवी डिस्काउंटेड प्राइस पे हम खरीद रहे थे। रशिया को पैसे मिल रहे थे, यूक्रेन वॉर फंड हो रही थी, ऐसा यूरोपियंस कह रहे थे, बट इट वाज आवर नेशनल सिक्योरिटी, हम उस बारे में नहीं जाएंगे। लेकिन स्टोरी अब यहीं पर नहीं रुकती है, क्योंकि ये जो फ्लीट था ना, ये अब एक इकोनॉमिक टूल सिर्फ नहीं था, ये अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न कंट्रीज एक वेपन बन चुका था। अब ईगल 5 जिसकी हम बात कर रहे थे, क्रिसमस डे 2024 को अथॉरिटीज को बाद में ये पता चला कि ये जो ईगल 5 था, इसके ऊपर स्पाइंग इक्विपमेंट्स भी थे। सिक्योरिटी गार्ड्स रशिया के पैरामिलिट्री ग्रुप वैगनर ग्रुप से थे। कुछ शिप्स यहां पे डिप्लॉयड किए गए थे। एक केबल डैमेज यहां पर हुआ और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उस एरिया के अंदर खत्म हो जाता। और इन लोगों ने ये चीज दिखाने का प्रयास किया कि ये सब चीज एक्सीडेंट से हुआ। अब फिनलैंड ने वही चीज था कि केस किया इन ईगल एस के क्रू के ऊपर कि इन लोगों ने सैबोटाज करने की कोशिश करी। कोर्ट ने ये कहा कि हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है ईगल एस के ऊपर, तो इन लोगों को जाने दिया जाए। और यही था रशिया का क्लासिक स्ट्रैटेजी, ऐसा यूरोपियंस का मानना था, जिसके और यूरोपियंस इस तरीके से फ्रेम कर रहे थे चीजें। अब ये रशिया की क्लासिक स्ट्रैटेजी थी, ऐसा यूरोपियंस ने कहा कि ये ओपनली वॉर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन यूरोप के साथ ये इस तरीके से नीचे गिर जाएंगे। और यहीं से शैडो फ्लीट इस पूरे स्ट्रैटेजी का जो है ना एक परफेक्ट वेपन बन गया, एक परफेक्ट वो रास्ता बन गया कि वो कैसे इन सब चीजों को आगे बढ़ाए। अब वेस्टर्न कंट्रीज जो है ना सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी, मतलब रशिया की चीजें चल तो रही थी शैडो फ्लीट के तहत, लेकिन यहाँ पे वहीं पे नहीं रुका गया। 2024 ने वेस्ट ने अपनी स्ट्रैटेजी शिफ्ट की। पहले कंट्रीज पे सैंक्शंस थे, अब इन लोग ने शिप्स पे सैंक्शंस लगाए, इंडिविजुअल लोगों पे सैंक्शंस लगाए, और कम से कम 1304 वेसल्स पे इन लोगों ने इस तरीके से सैंक्शंस लगाने का प्रयास किया। इन लोगों ने नाम इंडिविजुअल का, कंपनी का नाम, जो मैरीटाइम नंबर है उनका उनका नाम, ये सब चीजों के ऊपर सैंक्शन लगाने शुरू किए। लेकिन इसका इंपैक्ट क्या बहुत ज्यादा हुआ क्या? बिल्कुल नहीं, इनका इंपैक्ट बहुत कम था। इन लोगों ने फिर और ज्यादा ऑयल को सेल करने का प्रयास यहां पे किया, रूट्स बदल दिए। पहले जो जिन रास्तों से ये लोग चलते थे, इनको पता चल गया, रशियंस ईरानियंस को पता चल गया कि वेस्टर्न कंट्रीज को वो रास्ते पता है, तो इसके लिए हम रास्ते बदल देंगे, और लंबे रूट्स इन लोग ने लिए।
बीच में ही शिप टू शिप इन लोगों ने ट्रांसफर किया, जो रात में इन लोगों ने किया ओपन सीज में, ताकि ये पकड़े नहीं जाए। क्योंकि यहां पर सिर्फ इनको रोकने के लिए सिर्फ सैंक्शंस काफी नहीं थे, इसके लिए अब क्या किया गया, वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा जो ये देश है ना, उन देशों को प्रेशराइज किया गया, अपने फ्लैग्स उन शिप से हटाने पड़ रहे थे जो सैंक्शन शिप्स थे। और जब एक शिप स्टेटलेस हो जाती है उस टाइम पे वो इंटरनेशनल लॉ के अंडर आती है, और उस टाइम पे उसके ऊपर लीगली विदाउट परमिशन इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज जो है ना हमला कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे जो देश, बहुत सारे ऐसे जो जहाज हैं, उन जहाजों के ऊपर क्या किया गया था, जब कोई फ्लैग नहीं है तो यूएसए और यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज ने डायरेक्टली उसके ऊपर अपनी मिलिट्री छोड़ दी कि भाई जाओ उस जहाज को पकड़ के लाओ। यही तरीका था। तो वेस्ट ने तब डिसाइड किया था कि इस तरीके से हम काम करेंगे, और यही स्ट्रैटेजी फिर यहां पे क्या करी गई, यहां पे इन लोगों ने इस तरीके से इसको शिफ्ट पूर्ण रूप से किया। अब यहीं से आता है होर्मुज की कहानी। होर्मुज पे हमने सीधा सीधा वही सेम चीज बात करी जो अभी तक यहां पे की जा रही थी। अब इसी शैडो फ्लीट के मदद से हो क्या रहा था कि जो रशिया और ईरान है ना, होर्मुज के बंद होने के बाद रशिया लगभग $150 मिलियन हर रोज कमा रहा था, और ईरान जो है $140 मिलियन हर रोज कमा रहा था। और वो वॉर, ठीक है, ये जो पैसा था ये कहीं ना कहीं रशिया की मदद कर रहा था रशिया यूक्रेन वॉर में, और ये पैसा जो ईरान को जा रहा था ये मदद कर रहा था इन द ईरानियन गवर्नमेंट अगेंस्ट द यूएसए एंड इजराइल। ऐसा चीजें बोली जा रही थी ईरान और रशिया के खिलाफ। और दोनों भी इतना ज्यादा पैसा ये लोग कमा किस वजह से रहे थे, ये लोग कमा इस वजह से रहे थे क्योंकि इनके पास था क्या, शैडो फ्लीट। और तभी जाके ट्रंप ने एक और मूव यहां पे प्ले किया, दैट इज ईरानियन और रशियन ऑयल पे जो सी एनफोर्समेंट चल रही थी वो ईज कर दी, ताकि रशियन शैडो फ्लीट के जो वेसल्स है ना, रात भर इंडिया के तरफ, वो मतलब जब इंडिया के तरफ आने के लिए उनको अलाउ कर दिया था, ताकि इंडिया का जो डिमांड है वो पूरी हो सके। और यहीं से फिर इंडिया के भी, पहले इंडिया का इतना रोल प्ले नहीं था शैडो फ्लीट में, लेकिन अब जब ये सब चीजें होर्मुज के बाद शुरू हुई तो उसके बाद जाके इंडिया का शैडो फ्लीट के अंदर असर जो है ना वो शुरू होने लग गया। और अर्ली 2026 में इंडिया ने कई ऐसे स्टेटलेस वेसल्स को सीज किए भी वेस्ट के साथ, ठीक है, वेस्ट के साथ मिलके इंटरनेशनल लॉ के अंडर लेजिटिमेट एनफोर्समेंट से। और ये एक रिस्पॉन्सिबल स्टेप था इंडिया द्वारा कि शिप सिस्टम में एक ट्रस्ट होना चाहिए, एक लीगैलिटी होना चाहिए, लेजिटिमेसी होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो इंडिया उसके खिलाफ काम करेगा। लेकिन उसी वक्त रशिया के शैडो फ्लीट के टैंकर्स जो हेवीली डिस्काउंटेड रशियन क्रूड कैरी कर रहे थे वो इंडिया के पोर्ट्स पे वेलकम किए गए थे। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर, उसने रशिया का डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल खरीदना कंटिन्यू रखा, ट्रेड बढ़ते रहे, शैडो फ्लीट से आने वाला क्रूड इंडियन रिफाइनरीज में प्रोसेस हो रहा था, क्योंकि ये चीज अब क्या थी, यहां पे जरूरी बन चुकी थी। एक तरफ इंडिया शैडो वेसल्स को सीज कर रहा था, दूसरी तरफ इंडिया जो है वही शैडो वेसल से वही शैडो वेसल से आए हुए तेल को खरीद रहा था। अब यहां हम जज करने नहीं बैठे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ये सर्वाइवल की कहानी थी, इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी की कहानी थी, जो हमारे लिए सही था। अफोर्डेबल ऑयल पे हम डिपेंडेंट थे, रशिया का डिस्काउंटेड क्रूड हमने खरीदा। इंडियन इकोनॉमी के लिए ये डायरेक्टली बहुत ज्यादा रेलेवेंट था, क्योंकि कॉमन आदमी पेट्रोल का भाव ₹1000 तो दे नहीं सकता है। इसी वजह से फ्यूल प्राइसेस को कंट्रोल रखने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखने के लिए ये एक जेन्युइन चीज स्टेप इंडिया ने लिया था। डायलेमा था जिसका कोई इजी आंसर नहीं था, लेकिन एक स्ट्रांग देश,
ऐसे ही कड़क फैसलों से जाना जाता है। वेस्ट चाहता था कि इंडिया जो है वो फुल एनफोर्समेंट में पार्टिसिपेट करे रशिया के खिलाफ, लेकिन इंडिया चाहता था कि अपनी इकोनॉमी को हम स्टेबल रखना चाहते, अपने लोगों को ठीक रखना चाहते, और ऑनेस्टली ये चॉइस इंडिया सही था। अब इंडिया ने ऐसी चॉइस की तो इसमें इंडिया अकेला नहीं था, चाइना ने भी वही किया, आसियान कंट्रीज ने भी वही किया, अपने इकोनॉमी पे उन लोगों ने ज्यादा ध्यान दिया वेस्टर्न सैक्शंस को छोड़ के। और जब इतने बड़े बायर्स शैडो फ्लीट का ऑयल खरीद रहे हैं तो सैंक्शंस की इफेक्टिवनेस फंडामेंटली लिमिटेड हो जाती है। चाहे वेस्ट कितना भी कोशिश करे, यहां पर ये जो सैंक्शंस लगाए जा रहे थे वो सैंक्शंस जो है ना वो उसका इतना मतलब नहीं होता। तो यहीं से सैंक्शंस एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक वेपन एक अजम्पशन पे चलती है। अजम्पशन ये है कि जब हम किसी भी ग्लोबल ट्रेड सिस्टम से बाहर करें किसी को, वो झुक जाएगा। लेकिन शैडो फ्लीट ने ये चीज प्रूव कर दिया कि वो अजम्पशन जो है ना पूर्ण रूप से इनकम्प्लीट है, शायद फंडामेंटली वीक है, क्योंकि सैंक्शंस तब काम करती है जब सब पार्टिसिपेट करें। लेकिन चाइना ने खरीदा, इंडिया ने खरीदा, ग्लोबल साउथ ने खरीदा, और वो नहीं हुआ जो वेस्टर्न कंट्रीज चाहते थे, और यहीं से शैडो फ्लीट्स ने वेस्टर्न सैंक्शंस को हरा दिया। और ये आज के टाइम पीरियड पे 1000 से भी ज्यादा शिप्स हैं शैडो फ्लीट में, 11% का वर्ल्ड का तेल आना जाना किया जाता है। एंड एक्सपर्ट्स अब यहां पर ये चीज कहते हैं कि 25 साल से अगर शैडो फ्लीट के मसले को हटाना है तो 25 साल से जो भी पुरानी शिप्स है ना उसको हटा दो, क्योंकि यही 25 साल से पुरानी फ्लीट जो है ना ये शैडो फ्लीट का बैकबोन होता है, क्योंकि एजिंग टैंकर्स हैं जो कोई नहीं खरीदना चाहता, और उन्हें अवेलेबल ही मत रखो। तो जब तक वो अवेलेबल रहेंगे मार्केट में तब तक शैडो फ्लीट चलता रहेगा। कहा जाता है कि मलेशिया जैसे कंट्रीज को प्रेशराइज किया जाना चाहिए, क्योंकि यहां पे शैडो फ्लीट टैंकर्स ओपनली ऑपरेट करते हैं और उनको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के अंदर शामिल भी किया जाता है। अब एनफोर्समेंट वहां पर भी होना चाहिए, क्योंकि जब कोई देश इन शैडो फ्लीट को सपोर्ट करेगा तो जाहिर सी बात है जो 11% ऑफ द ऑयल इस दुनिया के शैडो फ्लीट से बाहर है, इस दुनिया के लेजिटिमेट ट्रेड से बाहर है, तो वहां पर दिक्कत होगी। लेकिन जो भी ये सब प्रोसेसेस हैं जाहिर सी बात है डेकेड्स लगेंगे इन सब चीजों में। शॉर्ट टर्म में तो जाहिर सी बात है अगर इन शैडो फ्लीट्स को अगर हमें रोकना है, ठीक है, तो वो ऐसे तो होगा नहीं। तो ये फ्लीट को अगर हमें कम करना है सो इसके लिए कुछ तत्काल में स्टेप्स लिए जाने चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे। एंड वही स्टेप्स आप कमेंट करके बताइए कि कौन से स्टेप्स जो है ना यहाँ पे लिए जाने चाहिए इन ऑर्डर टू कंट्रोल दिस पर्टिकुलर शैडो फ्लीट। सो इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर रोकेंगे, जहां पर हमने शैडो फ्लीट के इवोल्यूशन और कैसे उन लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे सैंक्शंस को हटाने का प्रयास किया, सैंक्शंस उनके पर इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहे, उस चीज को जाना। मिलेंगे हम अगले सेशन में विद अनदर इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सेशन। ठीक है, अंटिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एवरीबॉडी, थैंक यू एंड जय हिंद।